बात मैं रजनीश मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं हिंदी क्लास को लेकर के, और आज हम काव्य खंड के पाठ नंबर 12 और पाठ नंबर 13 की चर्चा करेंगे, जो नई विधा के रूप में हमें दिखाई दे रही है। यानी जो हमारी हिंदी है वह गद्य कविता की जो 80 के दशक के बाद जो चर्चा शुरू हुई गद्य कविता की, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हमारे कवि जो हैं आज की गाँव की क्या परिस्थिति है, गाँव का क्या परिदृश्य है, पहले क्या था, ये दो विषय जो हैं और दो जो कविताएं हमको दी गई है पढ़ने के लिए, हमसे जुड़ी हुई है। हमारे सामाजिक वातावरण में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, जो कुछ भी हम दिखाई दृश्य हमें दे रहे हैं, उस पे चर्चा इस कविताओं के माध्यम से हम लोग करेंगे। और यह अंतिम आज का क्लास जो होगा आपका पाठ्य पुस्तक जो दिगंत भाग 2 है, उसमें पहले हम गद्य खंड की चर्चा कर चुके हैं। काव्य खंड में भी 12-13 जो अंतिम आपको पाठ है, उसके बाद 3 प्रतिपूर्ति है, जिससे कोई प्रश्न तो आता नहीं है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकता है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, आपको पूछ दें तो अगले क्लास में हम उसकी भी चर्चा कर देंगे। तो आज हम लोग काव्य खंड के पाठ नंबर 12 और पाठ का नाम है हार जीत शीर्षक से यह गद्य कविता दी गई है। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि हार जीत गद्य की एक कविता कैसी कविता है, तो वह गद्य कविता है। आज तक तो हम लोग काव्य कविता के रूप में जानते रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो कवि हैं अशोक वाजपेयी, कवि का नाम है अशोक वाजपेयी जी, इन्होंने गद्य कविता की चर्चा की है और गद्य कविता के रूप में हार जीत। अब आपको पता चला हार का मतलब क्या है, पराजय से, और जीत का मतलब विजय से है। तो हार और जीत शीर्षक से इन्होंने गद्य कविता दी है, जो कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे शासकीय व्यवस्था है, जो हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, और जो हमारी जनता जो है जो किसी प्रकार से क्रियाहीन हो गई है, और जो भी देश की समस्या है उसको लगती है कि हमारी समस्या नहीं है, जो कि दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है, और पूरी जनता अपने पेट भरने के लिए कि किसी प्रकार से हमारा पेट का भरण पोषण हो जाए उसी में लिप्त रहती है, और सामाजिक और राजनीतिक और देश की जो समस्या है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं। इसी को केंद्रित करके हमारे जो कवि हैं अशोक वाजपेयी जी ने यह कविता लिखी है। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है आपको 16 जनवरी 1941 ईस्वी सन को इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म स्थान है दिया हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के कवि हैं। यानी जब इनका जन्म हुआ उस समय तो छत्तीसगढ़ बटा नहीं था, उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक ही राज्य थे, बाद में बंटवारा, लेकिन इनका स्थान दिया हुआ है, जन्म स्थान इनका दुर्ग है जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। साथ ही मूल निवास, ये इनका मूल निवास कहाँ के हैं, तो सागर मध्य प्रदेश इनका मूल निवास था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई अंतर तो था नहीं। आज हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, मध्य प्रदेश अलग राज्य है, वहीं पर इनका मूल निवास बना। उसके बाद कवि के बारे में कुछ और, इनके माता का नाम है निर्मला देवी और पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी जी इनके पिता हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये इनकी जो शिक्षा है आपको बार बार परीक्षा में पूछ रहा है, सेंटर परीक्षा में भी हमने दिया था कि इस कवि ने किस विषय से एमए किया है, कहाँ तक पढ़ाई की है, तो अभी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इन्होंने एमए किया है और विषय इनका अंग्रेजी रहा है। ये ध्यान देना है, बहुत सारे ऐसे हमको कवि लेखक हिंदी वाले मिल रहे हैं जिनके हम पढ़ रहे हैं, वे लोग एमए जो है मास्टर ऑफ आर्ट जो है मास्टर डिग्री उन्होंने अंग्रेजी से ली है, लेकिन उनकी साहित्य की रुचि रही है हिंदी में, और हिंदी में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका एमए अंग्रेजी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने किया है। साथ ही कह रहा है कि वृत्ति इनकी क्या रही, कौन सा कार्य कर रहे, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, यानी बहुत बड़े पोस्ट पे इन्होंने कार्य किया। साथ ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी जो विश्वविद्यालय है उसके ये प्रथम कुलपति रहे हैं। इतने बड़े पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं, और अंत में इनकी निवृत्ति हुई है, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में वहां कार्य किए हैं। साथ ही इनका कह रहा है कि इनको बहुत सारा सम्मान, आपको परीक्षा में सम्मान भी पूछ रहा है, सेंटर परीक्षा में दिया है, इस कवि का नहीं दूसरे कवि का दिया, इसलिए सम्मान को भी आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनको कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान,
फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 और पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्लास 2004 सम्मान, यानी 4 सम्मान इनको मिला है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, 1 मार्क से प्रश्न आ सकता है। प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं जिन पे इनको पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाओं में शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, इनका कविता संग्रह है। जो आज हम कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं यह इनका कविता संग्रह कहीं नहीं वही कविता संग्रह से ली गई। आपको पूछ भी सकता है कि हार जीत जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो वह है कहीं नहीं वही कविता संग्रह से लिया गया। साथ ही इनको कह रहा है कि कुछ इनकी आलोचना भी इन्होंने लिखा है, और रचना में क्या है, फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, यह इनका आलोचना है। आगे कह रहा है कि अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के प्रमुख कवि के रूप में जाने गए। ये आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, एक विचारक भी हैं, कला मर्मज्ञ भी है, संपादक एवं संस्कृति कर्मी भी हैं। इस तरीके से ये हमारे समाज में आए और हमारे बीच आकर के अपनी रचनाओं से हम लोगों को ओतप्रोत किया है। अब हम इनकी कविता की तरफ ध्यान दें कि इनकी जो कविता हार जीत है, गद्य कविता, देखिए ऐसा लग रहा है कि यह जो कविता लिखी गई है काव्यात्मक कविताएं, हमने इसके पहले जितनी भी कविताएं पढ़ी काव्यात्मक कविताएं पढ़ी, जिनका लिखने का तरीका अलग है, देखने पर भी लगता है, लेकिन यह कविता ऐसा लग रहा है जैसे कोई कि आपको ऐसे पैराग्राफ लिख करके दे दिया गया, लेकिन इसके अंदर कविता है और इसी को गद्य कविता कहा गया। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। यह चीज को हमें ध्यान देना होगा। कह रहा है कि हाँ, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि हमारी सेना क्या कर रही है भाई, विजय प्राप्त करके लौट रही है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि वे का मतलब यहाँ कौन है, वे का मतलब है जनता से, जो तटस्थ जनता है, जो नागरिक है, जो नगर में निवास करती है, किसी राज्य की नागरिक है, किसी देश की नागरिक है। वहां पर कभी वहां पर वे से संकोच करके वे जो नागरिक हैं उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? सारे शहर में रोशनी भी की गई है, प्रकाश कर दिया गया, पूरे शहर को सजा दिया गया है। जैसे उत्सव हम मनाते हैं, सजाया जाता, उस तरीके से रोशनी से पूरे शहर को सजाया गया है। और उन्हें यानी वहां के नागरिकों को, वहां की जनता को यह बताया गया है कि हम लोग विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, यानी हम युद्ध जीतने के लिए, लड़ने के लिए गए थे और वहां से हम जीत कर आ रहे हैं, हार कर नहीं। यही कवि का कहना है। यह सूचना नगर वासियों को दे दी गई है और नगर में रोशनी करवा दिया गया, व्यवस्था सारी एकदम सुरक्षित और टाइट कर दी गई है और लोग उत्सव में मशगूल है। लेकिन जो नागरिक है यह जानना नहीं चाहता है कि यह उत्सव किस बात का है, क्या है, कि किस लिए उत्सव मनाया गया, कारण क्या है। उत्सव मनाया जा रहा है तो ठीक है, युद्ध जीत के आ रहे हैं तो किस देश से हमारा युद्ध था, किससे हमारी लड़ाई हुई थी, कितने सैनिक हमारे लड़ने गए थे, कितने विजय प्राप्त करके लौटे। ये सब समस्या, ये सब प्रश्न कोई भी जनता जानना चाहती नहीं है। वह जो बोल दिया गया, जो राजसी आदेश हो गया, जो हमारे शासक के द्वारा आदेश हो गया, जो राज्य आदेश हो गया, उसको मानने के लिए जनता मजबूर है और उसके पास सोचने के लिए समय नहीं है और वह उत्सव मशगूल हो गई है। यही कवि कह रहा है, जिसके चलते हमारे देश की स्थिति और जनता की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कवि कह रहा है कि विजय प्राप्त करें। नागरिकों में से ज्यादातर को, जो उस नगर के नागरिक हैं, जो राज्य के नागरिक है, देश के नागरिक, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। कवि कह रहा नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। बहुत सारे नागरिकों को जानकारी नहीं कि हो क्या रहा है। यह उत्सव मनाया जा रहा है और युद्ध के लिए बोला गया कि युद्ध विजयी करके आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग को पता नहीं कि कौन सा युद्ध था और किस युद्ध में हमारी सेना और हमारे शासक लड़ने के लिए गए थे।
कम से कम 80% जनता को यह पता नहीं है और उत्सव मनाने में सब मशगूल है। कह रहा है कि युद्ध किस बात पर था, ये भी कह रहा है कि किस लिए लड़ाई था, क्या कारण था, हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ था, कारण क्या है यो किसी को पता नहीं, और युद्ध हो रहा है ये बता दिया गया और जीत क्या गए। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, यह भी नहीं बताया गया कि हमारा दुश्मन कौन है। यह स्थिति हमें आज दिखाई दे रही है कि शत्रु कौन है यह भी पता नहीं। फिर कभी कह रहा है कि पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। शत्रु पता नहीं, लड़ाई किससे हुआ, युद्ध जीतने लड़ने कौन गया था, फिर भी बोल दिया गया कि विजय मनाओ हम जीत गए। ये जो झूठा प्रचार है कि हार में भी जीत दिखाने की जो प्रचलन चल रही है कि हम हारे नहीं, हमको हरा दिया गया है, हमारे साथ धोखा फरेब हुआ है। राज्य की जनता को यह बात बतानी हो और अपने विचारों के बंधन में उसको बांध के रखना है। यह जो प्रवृत्ति हमारे समाज, हमारे देश में शासक वर्ग द्वारा अपनाई जा रही है कि सच्ची घटनाओं को वह बताना चाहता नहीं और उस सच्ची घटना को जानने की भी जनता के पास फुर्सत नहीं है, जिसके कारण हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो जनता है सिर्फ अपनी समस्या से उसको सरोकार है, देश की समस्या से कोई उसको सरोकार नहीं, जनता की समस्या से सरोकार नहीं, कोई भी परेशानी से उसको मतलब, सिर्फ अपनी दुख अपना सुख इसी में व्यस्त है, जिसके कारण यह हालत हो गया कि जो कहा जाता है, झूठ बात बोली जाती है, उस पर भी लोग विश्वास करके उत्सव मशगूल हो जाते हैं क्योंकि उनको आगे सोचने समझने की ताकत नहीं रही। कभी यहाँ कह रहा है कि विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त, उन्हें सिर्फ इतना पता है, क्या पता है कि उनकी विजय हुई है, हम जीत गए, बस, उससे कोई उनको आगे पता करने की जरूरत नहीं, जानकारी भी नहीं है। उनकी से आशय क्या है, उनकी मतलब कौन, वही जनता से आशय है। यह भी स्पष्ट नहीं कि किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, क्वेश्चन मार्क क्या है। कह रहा है कभी किसकी जीत, कौन जीता, सेना जीता, शासक जीता कि नागरिक विजय हुए, कौन भाई जीता, क्या हुआ, किसी को पता नहीं, किसी के पास पूछने का अवकाश भी नहीं है, समय भी नहीं है। इतनी जनता अपने कार्यों में व्यस्त है, टाइम नहीं है उसके पास ये पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए कि कौन जीता, कौन हारा, कौन सा युद्ध, कौन सी लड़ाई, यह टाइम नहीं है, समय सब अपने कार्य में लगा हुआ है। नागरिकों को यह नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, यह भी काउंट नहीं है कि 300 गया कि 500 गया कि 1000 गया, और कितने विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। 500 गए तो जीत के कितना आ रहा है, और ये भी नहीं पता है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। 500 गया तो 500 तो लौटेगा नहीं, 200-300 तो उसमें मरेगा ही। खेत रहने का मतलब क्या है, जो मर चुके हैं। यह भी सूची नहीं दी गई है जनता को कि 500 लड़ने गए तो 400 आ गए और 100 मर गया, उसकी लिस्ट ये है, यह भी नहीं बताया जाता है, सब छुपाया जाता है। सिर्फ एक ही नाम से हम जीत गए, जीत गए, जीत गए, जश्न मनाओ, और जश्न मनने लगता है, ढोल नगाड़े माला उला सब चलने लगता है। कभी फिर कहता है गए थे कितने, खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित, सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। कह रहा है कि इस देश में, इस समाज में, इस नगर में एक ही बुढ़ा आदमी है मशक वाला, जो रोड सींचने की उसको जिम्मेवारी मिली है कि तुमको रोड की सिंचाई, रोड की ढुलाई करनी है। वह यहाँ पर सत्य बोलने का प्रतीक है, वह जो है बुद्धि का प्रतीक है, वह एक सचेत जानता है। यहाँ पर बूढ़ा मशक वाला जो प्रश्न उठाता है और कहता है, अब बोल रहा है कि अब की बार फिर हम हार गए, हम जीते नहीं हैं, इस बार हमारी हार हो गई है, हम फिर से हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं, हमारी हार लौट रही है। यह बात बता कौन रहा है, वह मशक वाला बता रहा है जो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है, जो सच बोलने की ताकत रखता है। लेकिन इस समाज में, इस नगर में उस सच को सुनने वाला कोई नहीं है। एक सच बोलता है, उसके ऊपर भी दबाव लगा देगा कि नहीं तुमको बोलना नहीं है, क्योंकि सच बोलने का तुमको अधिकार दिया नहीं गया है। तुम्हारा काम सिर्फ क्या है, रोड की सिंचाई करो। लेकिन बुढ़ा बार बार बोलता है, कोई उसकी बातों पर ध्यान देता नहीं। वह मशक वाला कवि कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है।
उस पर कोई ध्यान देता नहीं, कोई नागरिक उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सत्य बोलने वाले पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। कह रहा है और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी, और उसको यह भी पता है कि तुमको सिर्फ एक ही काम है, सड़क की सिंचाई करना, दूसरा काम करना, सत्य बोलने की जिम्मेवारी तुमको दी नहीं गई है। सच बोलने की जिम्मेवारी दी गई है, सच कहने की जिम्मेवारी दी गई है, तुमको नहीं। जिसको दी गई है वो अभी उस सेना के साथ ही लौट रहा और उस सेना पर भी निगाह रखे हुए। कह रहा है कि सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। तुमको सच कहने और सच बोलने की जिम्मेवारी नहीं है, जिसको दी गई है राजसी राज्य आदेश में, शासन व्यवस्था में, वे भी सेना के साथ आ रहे हैं लौटकर, और सेना पर भी निगाह रख रहे हैं कि कहीं एक सिपाही यह ना बोल दे कि हम जीते नहीं, हम हार गए हैं। यानी प्रस्तुत कविता में, पूरी कविता में कवि जो है यह बताना चाहते हैं लेखक, कवि, कि किस प्रकार से भ्रम के जाल में जनता को रख करके उसका शोषण किया जा रहा है। और जनता भी हमारी वैसी है जो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, पेट के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है, उसी मशगूल है। फ्री का जो मिले उसका इस्तेमाल करे, जो हमारा राजा बोलता है, गलत बोले या सही मिले, पेट तो हमारा भर रहा है। और जो देश की समस्या, उससे किसी जनता को कोई मतलब नहीं है, जिसके चलते हमारे देश में, हमारे समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और बेरोजगारी जो हम देख रहे हैं सब बढ़ रहा है। कारण एक यही है, क्योंकि जनता को इन सब समस्याओं से कोई मतलब रहा नहीं। यहाँ पर हम आपको पूरी सारांश यहाँ भावार्थ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते। अगर कविता आपको समझ में नहीं आई तो इसको पढ़िए और इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, या इसका अर्थ हो सकता है 5 मार्क्स का सारांश भी आपको पूछे। प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई, मैंने बात आपको बता दी है। और यह एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखे और प्रकाशित किए। यह कविता शासक वर्ग, कौन सा वर्ग के बारे में है? शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में लिखी गई कि आम आदमी की हालत क्या है और शासक वर्ग की हालत क्या है। आम आदमी किस चीज में व्यस्त है, शासक वर्ग किस चीज में व्यस्त है, कह रहा है यहाँ पर लिखी गई है, उठाती है। कवि का कहना है कि सारे शहर को सजाया गया है और सारे शहर को सजाया गया है, बताया गया है, ऐसा राजा देश अंधानुकरण में सब हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है कि प्रजा अंधानुकरण प्रभावित है, गैर जवाबदेही भी है। जनता को बताया गया कि उनकी सेना विजय प्राप्त करके लौट रही है, लेकिन नागरिकों में से अधिकांश को सत्य की जानकारी नहीं है। उन्हें सही सही बातों की जानकारी नहीं है कि युद्ध किस लिए है, कौन से देश से युद्ध है, कितने सैनिक लड़ने गए, हारे कि जीते। अगर जीत गए तो जो 500 गए तो उसमें कितने मृत पाए गए, कितने शहीद हुए, कितने युद्ध जीत कर लौट रहे हैं, ये सब भ्रम में रखा गया। अगर सत्य बोलने वाला मशक बुढ़ा है तो उसकी बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है, उसके बातों पर भी कोई विश्वास नहीं करता है और उसको सिर्फ जिम्मेवारी दी गई तुमको रोड को सींचना है, तुमको सत्य बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आज भी हम ये दृश्य देख रहे हैं कि जो सत्य बोलता है उसकी बातों को सुनी जाती नहीं है। निष्कर्ष इस कविता का क्या है? कह रहा है कि इस कविता में देश के नेताओं के चरित्र को, जो हमारे देश के नेता हैं उनके चरित्र को उद्घाटित किया गया है। किस तरीके से पार्टी वाले, नेता वाले अपनी बात कहते हैं और जनता को अपने चंगुल में फंसा कर रखना चाहते हैं। नेताओं के चारित्रिक गुणों का पर्दाफाश किया गया है। लड़ाई के मैदान से वे लौटे हैं, लेकिन सेना के साथ इसका तात्पर्य है कि सेना सच बोलकर भेद नहीं, यानी लड़ाई के साथ लड़ रहे, सेना के साथ में भी है। कहले भाई कि सेना सत्य न बोले और झूठी प्रशंसा में जीत का प्रचार कर रहे हैं। वे लोग झूठी प्रशंसा में किसका प्रचार करता है? जीत का कर रहा है कि हम जीत गए हैं। सामाजिक विसंगतियां, समस्याओं से जनजीवन त्रस्त है। हमारे जनजीवन में क्या है जी? बहुत सारी परेशानियां, उससे जनता परेशान है, त्रस्त है। और कवि व्यग्र है, इस सब बेचैनी को देखकर परेशान है, कवि सब परेशानियों को देखकर चिंतित। और इन समस्याओं से मुक्ति कैसे मिले, बुद्धिजीवी वर्ग परेशान है। ये सब सारी बातें कवि यहाँ पर गद्य कविता के माध्यम से रखता है कि बुद्धिजीवी वर्ग परेशान है, उसकी बात कोई सुनता नहीं। जो झूठ बोलने वाला है उसकी बातों की चर्चा है और जनता को ऐसा बरगलाया गया है कि वह जो कहता है उसी को सत्य मान लेता है। चोर को साधु कहे तो साधु है,
साधु को चोर कहे तो वह चोर है। यह स्थिति शासक वर्ग की है और यह स्थिति जनता की है जो उसको मान बैठी है। इसमें से प्रश्न कुछ आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इसको हमें ध्यान देना होगा। बार बार हम बता रहे हैं आपको, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। प्रश्न एक, उत्सव कौन मना रहा है? तटस्थ प्रजा उत्सव मना रही है, जो जनता है वो उत्सव मना रही है। ऐसा राज्य का आदेश है और प्रजा अंधानुकरण एकदम अंधभक्त हो गई है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, गैर जवाबदेही का शिकार है, उसका कोई जवाबदेही भी नहीं है, जो कहा गया सुन रहे और आगे बढ़ रही है। 2 मार्क्स में प्रश्न आपको आएगा। अगला है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, उसकी व्यस्तता बताए, क्या व्यस्तता जायज है क्या? नागरिक व्यस्त है, क्यों व्यस्त है भाई? तो नागरिकों को पेट की चिंता है, इसीलिए अपनी व्यस्त है, काम में लगा हुआ है। नागरिक स्वार्थी भी है, वह चाहता है कि फ्री में हमको सब कुछ मिले, इसीलिए राज्य का गुणगान कर रहा है राजा देश का। वे देश की चिंता से लापरवाह है। स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया। वो स्वार्थ परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है, अज्ञानी हो गया, जिसके चलते देश की उसको क्या है, देश की भलाई से उसको कोई मतलब नहीं, देश के कार्यों से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने बारे में सुना और दूर हो गया है। वह अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त है, जो जायज नहीं है। जो नागरिक रहता है, नगर में रह रहा है चाहे देश में रह रहा है, कोई भी नागरिक है, वह अपने निजी सुख दुख से मतलब रखता है, देश के दुख सुख से उसको कोई मतलब नहीं, जिसके कारण यह समस्या हमारे सामने आई है। कवि बता रहा है, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, इसकी चर्चा है, इस पे भी ध्यान देना है। बूढ़ा मशक वाला प्रतीक प्रयोग है, यहाँ प्रतीक रूप में लाया। वह देश का बुद्धिजीवी वर्ग के तात्पर्य रखता है। किससे रखता है? बुद्धिजीवी वर्ग जो है देश में, वह वास्तविक स्थिति से अवगत है। वह कहता है कि किसी की जीत नहीं हुई है और विजयी सेना नहीं हुई है, बल्कि हारी हुई सेना लौट रही है, जीत कर नहीं। पंक्ति में बूढ़ा मशक वाला देश की जो भयावह स्थिति है उसके बारे में वो बोल रहा है कि देश की दशा बहुत खराब है, उससे वह अवगत होते हुए सत्य के निकट है। सभी लोग तो धोखा में जी रहे हैं, लेकिन मशक वाले यथार्थ जानकार है, कहता है कि मैं धोखा में नहीं हूं, मैं जो सत्य है वह बोल रहा हूं। इसीलिए वह कहता है कि जीत न शासक की, न नागरिक की, न सेना की, ये सारी बातें झूठी हैं। प्रचार तंत्र का खेल है, जो प्रचार चल रहा है चारों तरफ, मीडिया में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नहीं हम जीत गए हैं, हमको जीता हुआ पर बता करके अपने जनता को बरगला कर अपने तरफ। राजा के साथ छल है, धोखा है, सबको धोखे में रखा जा रहा है और सत्य को क्या करे, छुपाया जा रहा है। अगला इसमें कुछ गृह कार्य मैंने आपको दिया, हार जीत कविता का सारांश लिखना है, जो आपको बताया गया अपने शब्दों में लिख सकते हैं। या सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सींचने का कारण क्या भाई? क्योंकि शहर का राज्य आदेश हुआ है कि शहर को सजाओ, उत्सव मनाओ, रोशनी करो, रोड की सफाई करो, चकाचक करो, क्योंकि हम लोग युद्ध जीत कर आ रहे हैं। अगला जो पाठ आपका 13 नंबर है, इस पाठ का नाम है गांव का घर। गांव का घर, गांव में किस प्रकार से घरों की स्थिति है और गांव का स्थिति है। कवि यहाँ पर जो है, इस कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। ये जब अपने गांव जाते थे या चाहे गांव में जब रहते थे, उस समय गांव का वातावरण कुछ और था। आज जब ये अपने गांव जाते हैं, अभी का वातावरण कुछ और है। इसी अनुभव के साथ कवि जो ज्ञानेंद्र पति हैं, इन्होंने अपना अनुभव बताया है कि गांव अब गांव नहीं रहे, उसका रूप रंग बदल गया है। और आज के जो नौजवान हैं, जो चाहे जो भी लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, जिस प्रकार से गांव के बारे में सोचता है, गांव के बारे में जानता है, वह गांव कहीं दिखाई देता नहीं है। इसी को कविता के माध्यम बनाकर यहाँ पर हमारे ज्ञानेंद्र पति जी गांव के घर कविता इन्होंने लिखा है। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी सन। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी का हुआ। गांव का नाम है पथरगामा, जिला है गोड्डा और राज्य है झारखंड। पहले जब इनका जन्म हुआ था उस समय बिहार में था। जो स्थिति पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की है, वही स्थिति झारखंड और बिहार की, और दोनों एक ही साल राज्य बटे थे। तो अब वह जो जिनका गांव है, इनका जो जिला है झारखंड में पड़ता है, इसीलिए झारखंड यहाँ दिया गया है। और कह रहा है कि इनके माता का नाम है सरला देवी और पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे जी। चौबे जी इनके पिताजी हैं। फिर कहता है इनकी शिक्षा जो है, पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में, पहले गांव में पढ़े। बीए जो है और एमए इन्होंने विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से किया है।
यह हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि गांव शिक्षा BA और MA, किस विषय से MA? अंग्रेजी विषय से MA। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे ज्ञानेंद्र प्रति जी MA पढ़े हैं, अंग्रेजी विषय से MA किया। और कौन सा यूनिवर्सिटी है? पटना विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पटना, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है। और फिर हिंदी में MA भी किया, अंग्रेजी से भी MA है, हिंदी से भी MA। और हिंदी कहाँ से किए हैं? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने हिंदी से MA किया है। इनकी वृत्ति क्या रही? अब वृत्ति हम देख लेते हैं कि कौन सा इन्होंने काम किया। तो ये भी बिहार BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर जेल काराधीक्षक बने। कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अच्छा पढ़े लिखे थे, अधिकारी भी थे, जेलर थे, काराधीक्षक थे, और वहां पर रह करके कैदियों के जीवन में परिवर्तन किया, उनको शिक्षित किया, उनके जीवन को बदलने का बहुत काम किया। फिर अनंतर नौकरी छोड़ दी और फकत कविता लिखने रखा कि अपने कविता लेखन में, फकत कविता लेखन में लग गए, नौकरी छोड़कर। और अपना निवास स्थान कहाँ बना लिया? वाराणसी, काशी है, हाँ वाराणसी में ये रहने लगे, उत्तर प्रदेश में। काशी वाराणसी निवास स्थान अपना बना लिए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आज भी ये रहते हैं। इनकी सम्मान क्या है? कौन सा इनको पुरस्कार मिला? तो संशयात्मा इनकी काव्य कृति है, कविता संकलन है, उसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब जो है कह रहा है कि प्रमुख रचना इनकी क्या है? आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, यह कविता संग्रह है। और काव्य नाट्य का है एक चक्रा नगरी। एक चक्रा नगरी किसका काव्य नाटक है? तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। अगला इनका जो कविता यहां पर दिया हुआ है, गांव का घर, इसमें कवि बताना चाह रहे हैं, हमें ध्यान होगा गांव के घर में कवि कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर कविता आपको दिया गया, ध्यान से देखिए और समझिए। कहते हैं कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। कवि शुरू किया कि गांव का जो पहले घर था और गांव में जो घर थे उसका बनावट कैसा था। तो गांव में कह रहे कि जो ड्यूटी जो चौखट होती थी, चौखट के इस पार जाने से पहले और उस पार आने से पहले एक प्रकार का अदृश्य पर्दा था, और उस पर्दे को भेदने के लिए बहुत सारे क्रिया किए जाते थे, जिसकी चर्चा यहाँ कवि कर रहा है। और गांव की उस समय हालत इतनी सुदृढ़ नहीं थी, अच्छी नहीं थी, फिर भी गांव का जीवन बहुत अच्छा था। कह रहे उस जमाने में टिकुली साटने के लिए सहजन का जो लेह निकलता था, जो सहजन के छाल के काटने के बाद जो लेह निकल, उससे लोग टिकुली साटते थे, ऐसी स्थिति थी उस समय गांव में। उसके बाद कवि कह रहा है कि वह चौखट, जो दरवाजा के पहले जो चौखट, उसके अंदर जाने से पहले बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को या तो खड़ाऊ बजाना पड़ता था, या खांसना पड़ता था, या खेखारना पड़ता था, या आवाज देना पड़ता था, तब वे अंदर प्रवेश करते थे। इस प्रकार की पद्धति उस जमाने में थी, और उसको लोग मानते थे एक संकेत रूप में, क्योंकि मान प्रतिष्ठा उसके अंदर है और उसके अनुसार अपना मान सम्मान को प्राप्त करना है। यह काम उस जमाने में होता था। कवि बता रहे हैं कि प्रायः तो उसके उधर रुकना, कभी कभी ऐसा था कि उसके ऊपर बाहर रहिए, अभी आने का आदेश नहीं हुआ है, और जाने से पहले बोलना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं घर में रहती थी, बहुएं रहती थी, उनको सांकेतिक भाषा देना जरूरी था। फिर कहता है कि पर्दे से पुकारना पड़ रहा है, याद कभी नहीं हुआ तो पर्दे वहां दरवाजे के बाहर से पुकारना पड़ता था नाम लेकर, या कह रहा है कि बगैर नाम लिए भी,
जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, सहज संग के चिन्ह की तरह गांव की घर की वह चौखट के बगल में गेरू लिपि भीट, और जो भी अंदर कार्य करने वाले लोग थे सारे काम अपना करते रहते थे, किसी प्रकार का किसी से कोई समस्या नहीं थी। और कहता है कि घर के बाहर गेरू लिपि भीत, उस समय इस प्रकार के रंग बिरंगे पेंट नहीं थे, लाल रंग गेरुआ रंग से लोगों का, कुछ लोग तो मिट्टी से गोबर से अपने दीवार को लिपते थे, कुछ जो पैसे वाले थे गेरू रंग के जो रहता उससे रंगा रहता था। और उसके बाहर जो दरवाजे के चौखट के बगल में जब इनके ग्वाला चाचा दूध देने के लिए काका आते थे तो वे क्या करते थे, अंगूठे का निशान वहां लगा देते थे, जैसे कहता है कभी कि ललाट पर तिलक के, भाल पर तिलक के जैसा, यानी उठावना दूध। उठावना दूध की चर्चा है कि 30 दिन 1 महीने घर में उठावना दूध आता था और अंत में उसको पैसा दिया जाता था। उसकी कभी भी यहाँ चर्चा कर रहा है कि गांव में ऐसा होता था। और गिना कैसे जाता था, वही दीवार पर 1 दिन 2 दिन ऐसा ठेपा लगा के लास्ट में उसको गिना जाता था। कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठावना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर क्या कहता है, दुग्ध तिलक, और महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। हमारे ग्वाले जो दादा काका आते थे उनको भी इज्जत से नाम नहीं लिया, काका चाचा कह के गांव में बोला जाता था, बाबा कह के बोला जाता था। और वे जो तिलक वहां लगाते थे, अंगूठा डुबा करके जो लगाते थे जो निशान, उस निशान को गिन करके जो भी उठावना दूध आया उसका पैसा दिया जाता था उनको। यह पद्धति गाँव में थी और यह चल रहा था, जिसके गाँव का वातावरण अच्छा था और सुखकारी था। कभी फिर आगे कहते हैं कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। जो मैंने गांव के बारे में चर्चा की, अब वह गांव का घर गांव रहा नहीं, वो सब कुछ खो दिया। क्या क्या खो दिया भाई, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। कभी कह रहा है कि हम पंचायती राज देख रहे हैं, 5 सालों के लिए पंचायती राज हो रहा, मुखिया चुनाव अभी अभी संपन्न हुआ है। और यह पंचायती राज में क्या है, इसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जो पंच 5 साल के लिए चुना गया वह निर्णय जो है न्याय नहीं अन्याय के बल पर लेता है, क्योंकि जो पैसे का खेल हो रहा है और जो दबंगई और गांव में जो एक विद्वेषात्मक विरोधात्मक जो स्थिति पैदा हो गई है, वही कभी यहाँ चर्चा कर रहा है कि पहले जमाने में क्या था कि पंच को परमेश्वर माना जाता था। पंच भगवान का रूप, जो उसकी वाणी होती थी वह भगवान के निकलती थी, परमेश्वर की वाणी होती थी। और एक पंचायत के लिए एक ही बार पंच चुना जाता था, एक ही। उसके बाद दूसरी पंचायत तो दूसरा पंच, और परमेश्वर का रूप दिया गया, क्योंकि पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। लेकिन आज स्थिति क्या है, एक बार नहीं 5 साल के लिए उसको चुन दिया गया। अब 5 साल में जो उसकी मर्जी आएगा वही करेगा, यानी गांव में पंच परमेश्वर रहा नहीं। उसी तरीके से गांव का घर क्या है, खो गया, अपना सब कुछ उसका चला गया। और क्या चला गया, कारा पंच पर बिजली बत्ती आ गई है कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब की बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी। कभी कह रहा है कि देखो अब गांव में बिजली भी आ गई है, पहले तो गांव में बिजली नहीं थी, दिया जला करके, लालटेन जला के, लैंप जला के लोग काम करते थे। लेकिन बिजली आ गई, लेकिन आई हुई से ज्यादा उसकी चर्चा क्या रहती है, गई हुई। आई नहीं, आई और चली गई। और लालटेनों को उसी बिजली के चक्कर में क्या कर दिया गया, लालटेन जलाना लोग कम कर दिए, लालटेन को टांग दिया, वही पुरानी हो गई और कैलेंडर के पीछे उसको छुपा दिया गया। और जो लोग जो है शादी भी अगर बच्चों को करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमको दहेज में टीवी चाहिए। कभी के जमाने की बात है, कभी चर्चा करे कि ऐसी चर्चा है कि टीवी मांग रहा है। अब तो टीवी ही बदल गया, अब तो लोगों को बाइक चाहिए। वो अभी दूल्हे का डिमांड है कि हमको अपाची चाहिए या ये चाहिए, महंगी से महंगी बाइक मांगता है दहेज में लेके रखने के लिए। वही टीवी की हालत, लाइन की चर्चा करें कि जब लाइन आया तो लोगों ने क्या मांगना शुरू किया, टीवी मांगना शुरू किया। फिर कभी कहता है कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। अब उजाला कम है, अंधेरा ज्यादा है, क्योंकि बिजली आई से ज्यादा गई वाली है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं दूर, बहुत पट भिड़का है। कह रहा है कि जबकि लाइट अंधेरा है, रात नहीं दिखा, फिर भी ऑर्केस्ट्रा बज रहा और चारों तरफ से दरवाजा बंद है, उसमें खूब म्यूजिक बज रहा, ऑर्केस्ट्रा वाला धूम, ये अभी चल रहा है, चकाचौंध भी दिखाई दे रहा है।
और यह गांव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर क्या है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी और न रोशनी की आवाज। ऐसा उसको बंद किया गया कि ना उसका प्रकाश ही आ रहा है और ना आवाज ही आ रहा है, कहीं दूर से वह अपना काम कर रहा है। यह स्थिति है। कारण क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले खुले में क्या होता था कि लोग गीत गाते थे। होली के टाइम में होरी, चैता, फगुआ या कोई भी फंक्शन हो, उसमें जमात में लोग जुट करके खुले में चिल्ला चिल्ला के गाते थे। वह आवाज, वह प्रकाश चारों तरफ फैलता था। आज वह कहीं गांव में दिखाई देता नहीं, क्योंकि होरी, चैता, अल्लाह सब गूंगे हो गए। कभी कह रहा है आगे कि रोशनी नहीं, होरी, चैता, बिरहा, अल्लाह गूंगे। अब गांवों में होली के टाइम में होली कहीं सुनाई देता नहीं, चैता सुनाई नहीं देता, अल्लाह सब गूंगे हो गए। अब सिर्फ डीजे पर बाजा बज रहा है, सब गूंगा हो गया। यानी जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी गांव के लोकगीत थे, सब समाप्त हो गए। अब गांव का वह गांव आनंद रहा नहीं। कभी कह रहा है कि होरी, चैता, बिरहा, अल्लाह गूंगे। लोकगीतों की जन्मभूमि, यह भारत की भूमि किसकी है? लोकगीतों की जन्मभूमि है। और यहाँ पर कह रहा है कि भटकता है एक शोक गीत। शोक गीत में के रूप में गाया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं आजकल। अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते हुए, यानी अंधेरे को काटते हुए जो डीजे बज रहा है, जो आवाज सुनाई दे रहा है। अब होरी, चैता गूंगा हो गया, अल्लाह कहीं बजता नहीं। लोक गीत की जगह पे क्या सा गीत बज रहा है? शोक गीत बज रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। एक बज रहा है, लोग सुन रहा है, उसमें सब लोग गाते थे, सब लोग बजाते थे, सब लोग आनंद लेते थे। उस आनंद, उस लोकगीत की चर्चा कवि यहां कर रहा हूं। फिर आगे कहते हैं कवि कि 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। प्राचीन काल में क्या था? शहर में अगर कोई सर्कस आया, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उस समय सर्कस वाले क्या करते थे? एक टॉर्च मारते थे, बुलौआ लाइट बोला जाता था। आकाश में ऐसा ऐसा करेगा और उस लाइट को देखकर गांव वाले समझ जाएंगे कि वहां पर सर्कस आया या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। तब वे लोग जाते थे वहां देखने के लिए। लेकिन अब वह बुलौआ लाइट मर गया है, क्योंकि बहुत सारे चकाचौंध रोशनी जो है शहर में दिखाई दे रहा और गांव में भी प्रवेश कर गया है। कब का मर जैकी जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी, रेते गए उनके दांतों की जरा सी धवल धूल पर, छिज रहे जंगल में। और गांवों के जो जंगल थे वे सब काट दिए गए हैं। यानी जो गांव की खूबसूरती थी वह खत्म हो गए हैं। अब गांव कहाँ रहा नहीं। ऐसा स्थिति हो गया है जैसे हाथी को दांत पे काट दिया गया है और वह दर्द से तड़पते हुए जंगल में जाके कहीं गिर गया है। वह हालत गाँव की हो गई है। यानी गाँव के जो सुशोभित करने वाले, जो शोभा बढ़ाने वाले, जो होरी, चैता गीत, जो लोकगीत थे, वह सब समाप्त हो गए। और गांव की हालत ऐसी है जो दंतबीन हाथी की हालत है, यहाँ कई बता रहे हैं। और अब गांव में क्या हो रहा है और शहरों से क्या होता है? अब बुलौआ लाइट नहीं आता है, अब सीधे उसको आना पड़ता है। और किस काम से आना पड़ता है? कचहरी और अस्पताल में। भ्रष्टाचार के जहां जहां अड्डा है, जहां जहां से गांव वालों को लूटा जाए, वही व्यवस्था है। कचहरी आने का कारण कभी यह कह रहा है कि लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं उसे बस। अब जो लीलने के लिए, उसको निगलने के लिए शहर में लोग बैठा, किस लिए बुलाता है? कचहरी में बुलाता नहीं, अस्पताल में बुलाता है। और वो अभी गांव में क्या है? पंच परमेश्वर तो मर गया, अब परमेश्वर तो रहा नहीं। लड़ाई झगड़े होते हैं, केस मुकदमा होते हैं, और उसकी जो जमा पूंजी है कचहरी में आकर चली जाती है। लड़ाई झगड़ा हुआ, माथा सरपटा या बीमारी ऐसी आ गई जिसके कारण गांव में तो कोई इलाज की व्यवस्था है नहीं। प्राचीन काल में तो थी भी कि अपने में मिलजुल के और आयुर्वेदिक दवा कुछ इस्तेमाल। अब उस शहर में आता है और अस्पतालों में जो भी पैसा सब दे के जाता है और सब उसको लूटा जाता है। कभी यहाँ कह रहा है कि लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिषद की जिन बुलौओं से, यही बुलौआ हो रहा है कचहरी में और अस्पताल में, कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। और इन बुलौओं से गांव की जो रीढ़ थी कमजोर हो गई, जो उसकी संपत्ति थी, जो उसका आवाज था, जो उसकी संस्कृति थी, जो उसकी धन संपदा थी, सब लूट ली गई। अब वह गांव गांव रहा नहीं, गांव का घर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। गांव में अब शहरों का रूप दिखाई देने लगा है, जो कहीं से उचित नहीं है। कभी बोल रहा है गांव को गांव रहने दो, कभी का कहने का अर्थ है ये। यहाँ पर मैंने भवार्थ लिख दिया है, पूरा भवार्थ आपको
दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता संशयात्मक कविता संग्रह से ली गई। कविता कहाँ से ली गई है? संशयात्मक जो इनकी कविता संग्रह उससे है। कवि के अनुसार गांव के घर का अंतःपुर के पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बात बताई पूरा भावार्थ है, इसको पढ़िए और समझिए। इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको उत्तर के साथ दे दिए जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। लोक गीतों की जगह गाँव में शोक गीत की झलक प्रतिबिंबित होती है। कवि के वक्तव्य भावों को स्पष्ट करें। कवि क्यों कहता है कि लोक गीतों की जगह शोक गीत है? कारण है ज्ञानेंद्र पति जी ने गांव के घर नामक अपनी कविता में बढ़ती हुई अपसंस्कृति, जो हमारी संस्कृति नहीं, वह संस्कृति घटनी हुई संस्कृति के चकाचौंध से काफी पीड़ित है। गांव की पुरानी संस्कृति अब मिट चुकी है। हम अपने पुरखों की विरासत को भूलते जा रहे हैं। फिल्मी गीतों और ऑर्केस्ट्रा जो हम देख रहे हैं आजकल, होली चैता इस सब में, आदि के आगे होली चैता बिरहा अल्लाह सब गूंगे हो गए। अब कह रहा है कि गांव चौपालों में सुनाई नहीं देती है, चौपाल से गायब हो गई। लोक गीतों की जगह अनाप शनाप अश्लील गाने जो हम तो देख रहे हैं, भोजपुरी में तो अश्लीलता का भंडार भरा हुआ है, और बगही में भी वो आ गया, मैथिली में भी आ गया। हमारी जो गीतें हैं जिसमें चल रहा है अश्लीलता भरी हुई, अनाप शनाप, जिसका कोई मतलब नहीं है। भाव से युक्त फूहड़ गीतों ने गांव को दूषित कर दिया है। अब गांव में अच्छे गीत नहीं, होली चैता नहीं, फूहड़ गीत बज रहा है, जिस पे क्या पुरुष और क्या महिलाएं, क्या वह लोक लाज जो चौकट के अंदर थी वह बाहर आ गई, और जो बाहर था वो अंदर चला गया, और सब मिलके नृत्य कर रहे हैं, और उसी गीत पर नृत्य कर रहे हैं जो फूहड़ है। कवि बता रहा है दूषित कर दिया। ऐसे गीतों की कवि शोक गीत के रूप में चित्रित किया कि जो गीत हमारे बज रहे हैं वे लोक गीत नहीं, उसको शोक गीत कवि बता रहा है, जिसके कारण फुहड़पन बढ़ते जा रही है हमारे संस्कृति में। लाज शर्म सब बहाया जो था खत्म हो गया है, अब वो रहा नहीं। कह रहा है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, इसके बारे में चर्चा किया है, पंचायती राज के बारे में। कारण क्या है? पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच परमेश्वर का रूप होता है, जो पंच होगा परमेश्वर भगवान का रूप। वह तो पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेत और सतर्क रहता है, और न्याय के सिवा अन्याय करता नहीं है। वह निष्पक्ष न्याय करता, उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण आस्था रहती है, तथा उसका निर्णय जो होता है देव वाक्य होता है, भगवान का वचन होता है। इसी पर हमारे प्रेमचंद ने कहानी, बहुत सुंदर कहानी है पंच परमेश्वर जो लिखा, और जिसमें बताया भी है कि पंच परमेश्वर कैसा होता है। वहां पर फिर कह रहा कवि अब देखकर खिन्न है, दुखी है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे यहाँ चल रही है, पंच परमेश्वर की सार्थकता पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है। अब मुखिया पति के रूप में चुना गया है कौन, और निर्णय लेता है कौन। यह परिस्थिति हमारे व्याप्त है, जिसके चलते एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा और विद्वेष गांव में बढ़ गया है, और सारा उसके गांव का जो धन संपत्ति है सब शहर में कोर्ट कचहरी अस्पतालों में चला जा रहा है। एक प्रकार से अन्याय और अनैतिकता की व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है, पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता को खो दिया है। कहने के लिए हरिजन सीट लड़ रहा है, लेकिन जीत कौन रहा है? हरिजन नहीं जीत रहा, वही बाहुबली जीत रहा है, जिसका उस पूरे पंचायत पर अधिकार है। इस तरीके से चल रहा है चर्चा, इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए। कविता के माध्यम से कवि बता रहा। आगे कवि कह रहा है कि छिद रहे जंगल में लिलने वाले मुंह खोले, शहर में बुलाते बस कविता का भाव स्पष्ट करें। अंत में यहाँ पर कवि कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि गांव का घर कविता छिद रहा है जंगल की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, कि पूरे जंगल क्या हो गए? काट दिए गए हैं। अंधाधुंध जंगलों कटाई रहे, वहां विशाल भवन कल कारखाने खड़े हो रहे हैं। गांव में भी ये सब व्यवस्था कर दी गई है। कह रहा है कि ये संस्कृति संकट के लक्षण हैं, जो हमारी संस्कृति अब रहेगी नहीं, पूरे पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने वाले हम लोग हैं। एक दिन मनुष्य अपने ही इन बनाए गए विकास तंत्र का अट्टालिकाओं से में बेचैनी महसूस करेगा। जंगलों का छिजना संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरा है। जंगलों का कटना क्या है? संस्कृति सभ्यता के लिए खतरा बता रहा है। जंगलों की जगह भव्य इमारतें, अनेक प्रकार के कारखाने तथा बहुधंधी योजनाओं के निर्माण से संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। जो गांव सुरक्षित है, अब गांव वो भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। कारण क्या है? जंगलों का काटना और कल कारखानों का निर्माण करना, उद्योग को बढ़ाना। अंत में मैंने दो आपको गृह कार्य दे दिया है।
गांव का घर कविता का सारांश जो मैंने आपको समझाया उसको लिखना है। साथ ही गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराई, क्यों गांव की रीढ़ कमजोर हो गई, कारण है कि अस्पताल और कचहरी में गांव का जो आने जाने का कार्यक्रम शुरू हो गया और गांव में जो प्रकृति के रूप थे, जंगल थे, सब नष्ट हो गए हैं। इस कारण गांव की रीढ़ क्या है, झुरझुरा रही है। कभी यहाँ आपको इस तरीके से गांव के घर में गांव के परिदृश्य को बताया। मैं आपको गृह कार्य आप लोग कीजिए, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे बनाइए। बार बार ऐसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देंगे, लेकिन जो अपने से आप कीजिएगा आपको उसी समय वह याद हो जाएगा और उसको जान जाइएगा। तो हर पार्ट से 10-10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। हम भी आपको 300 कम से कम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे गाइडेंस में, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्लास होगा इसमें प्रतिपूर्ति है, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ग्रामर का भी क्लास आपको हम एक क्लास दिया जाएगा। पत्र लेखन निबंध की भी चर्चा होगी। इसी तरह आप क्लास से जुड़े रहें, बने रहें, इसको देखते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।